वील स्टडी अबाउट एंटीजेंस। तो अगर हम बात करते हैं एंटीजेंस के बारे में, तो एंटीजेंस आर द सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स दैट कैन जनरेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो मॉलिक्यूल, अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एंटीजेंस। अब अगर हम बात करें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का मतलब क्या है? दैट कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो बेसिकली विच मे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो वो सब्सटेंसेस जो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करें, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एंटीजेंस। और इनको हम एंटीजेंस की जगह इनको हम इम्यूनोजेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। सो एंटीजेंस का अदर नेम, दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोजेंस और एलर्जेंस। ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजेंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजेंस, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉरेननेस। सो बेसिकली जो भी एंटीजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ होते हैं। तो नॉन सेल्फ है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, तो फॉरेन मॉलिक्यूल्स ही हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। सो ओनली फॉरेन, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन सेल्फ molecules can evoke immune response। ठीक है जी। तो फॉरेन पार्टिकल्स ही होंगे। अब वो फॉरेन पार्टिकल, वो कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रोब के थ्रू जो भी एक पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। और हर एक फॉरेन मॉलिक्यूल की जो एबिलिटी होती है वो अलग होती है। सो द डिफरेंस इन द एबिलिटी of foreign molecules या of an antigen to stimulate the immune response is called immunogenicity। दैट मीन्स कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत हाईली इम्यूनोजेनिक है, मतलब कि अगर वो बॉडी में जैसे ही एंटर करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत हाई टाइटर में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। वेर आर सर्टेन पार्टिकल्स और सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर सटल, मतलब कि वो हमारी बॉडी में कभी कभी एंटर करने के बाद भी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं होगा, या एक माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मॉलिक्यूलर साइज। जितने भी एंटीजेंस होते हैं ना, बेसिकली एंटीजेंस हैव मॉलिक्यूलर वेट 10 किलो डाल्टन एंड अबव। ज़्यादातर जो एंटीजेंस होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 8 टू 10 किलो डाल्टन की रेंज में लाई करता है। तो 8 टू 10 किलो डाल्टन की रेंज में जिनका मॉलिक्यूलर वेट है वो इम्यूनोजेनिक होते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। वेराज देर आर सर्टन पार्टिकल जिनका मॉलिक्यूलर वेट वो फॉरेन है, वो भी प्रोटीनेशियस हैं, बट उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते। वैसे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट फिर भी। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग वेट less than 8 kilodalton unable to evoke immune response, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हैप्टेन्स। और ये जो हैप्टेन्स होते हैं ना, ये बाद में कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर देते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो ये भी इम्यूनोजेनिक हो जाते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर वेट 10 किलो डाल्टन से थोड़ा ऊपर होगा, मान लो 14-15 किलो डाल्टन, तो थोड़ा ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने पर उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, मतलब उसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। थर्ड चीज़ जो हमने पढ़नी है इसके बारे में, दैट इज केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें ना, तो एंटीजेंस आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स या फिर सर्टेन पेप्टाइड्स
या फिर सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स। तो इनका जो नेचर होता है वो मेनली ज़्यादातर तो प्रोटीनेशियस ही होते हैं। उसके अलावा समटाइम्स लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन। लेकिन अगर लिपिड या न्यूक्लिक एसिड है तो वो क्या करेंगे, बट दे यूज टू बाउंड विद अ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। वो जनरली किसी प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ बाइंड करेंगे, उसके बाद वो एंटीजेनिक होंगे या इम्यूनोजेनिक होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस है, मतलब वो पॉलीमर्स है, एक प्रोटीन से नहीं बना होगा, प्रोटीन की चेन्स होगी, 2 या 3 प्रोटीन्स कंबाइन होंगे। सिमिलरली पॉलीसेकेराइड और लिपिड भी कंबाइन, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है वो एक। तो अगर मतलब इनके अंदर काफ़ी सारी जो केमिकल वेरिएशंस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर किसी भी एंटीजन के अंदर कोई एरोमेटिक रेडिकल है, एरोमेटिक रेडिकल का मतलब है अगर कोई एरोमेटिक रिंग, मान लो बेंजीन रिंग है, तो उसकी वजह से उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो बढ़ जाती है। सो द एंटीजन्स विद aromatic radicals have high immunogenicity। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें हुई जो मेनली होते हैं वो प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के होते हैं। उसके अलावा लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं इम्यूनोजेनिक, बट वो किसी न किसी प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ बाइंड कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी एंटीजन के अंदर एरोमेटिक रेडिकल है तो उसकी जो इम्यूनोजेनेसिटिक पावर होती है, जो इम्यून सिस्टम को जनरेट करने की, एक्टिवेट करने की जो पावर होती है वो बेटर होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीनेशियस ही होते हैं, मतलब मेनली प्रोटीन्स ही होते हैं, बट प्रोटीन्स के साथ कभी कभी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड ये अटैच होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम शिफ्ट हो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फिजिकल फॉर्म, दैट मीन्स देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल फॉर्म की बात करें तो जो एंटीजन्स होते हैं ना वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सॉल्यूबल हो सकते हैं या फिर वो पार्टिकुलेट हो सकते हैं। सॉल्यूबल मतलब कि जो बहुत इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर डिफ्यूज होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो जो सॉल्यूबल एंटीजन्स होते हैं वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। सो दीज आर लेस इम्यूनोजेनिक। ऑन द अदर हैंड जो पार्टिकुलेट होते हैं वो ऑब्वियसली मोर इम्यूनोजेनिक होते हैं, क्योंकि वो पार्टिकुलेट है तो उनको मैक्रोफेजेस ब्रेक करके एंटीजन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वो एंटीजन टी सेल्स के आगे प्रेजेंट होगा तो वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और विग्रसली जनरेट होगा। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब जैसे हमें पता है कि ज़्यादातर जो एंटीजन है वो प्रोटीनेशियस है, और अगर आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता हो तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारा होता है, जिसमें बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और क्वाटरनरी। तो जितने भी 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मतलब कि जो टर्जरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेनली प्रोटीन क्वाटरनरी में तो बहुत कम मिलते हैं, अगर हम मेनली इंटेंस फोल्डिंग की बात करें तो ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं वो 3 डिग्री टर्जरी स्ट्रक्चर में होते हैं। अब जो 3 डिग्री प्रोटीन है जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जब तक वो चेन ओपन नहीं होगी तो वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए जितने भी 3 डिग्री मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो टर्जरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उतने ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, हम बोलेंगे वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते। वेयर एज जो नेटिव फॉर्म में होते हैं, जो स्ट्रेट चेन्स है या प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, तो वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं। सो है वी कैन से कि डीनेचर्ड फॉर्म्स जो होती है, डीनेचर्ड फॉर्म्स या फिर हम बोल सकते हैं नेटिव फॉर्म्स आर मोर इम्यूनोजेनिक। और अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री मॉलिक्यूल्स की, मतलब 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जैसे टर्जरी स्ट्रक्चर की बात करें, सो दे आर लेस इम्यूनोजेनिक है, हम बोल सकते हैं दे लॉस देयर इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है जी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो क्या डस्ट पार्टिकल्स एंटीजन हैं, क्योंकि है तो वो फॉरेन पार्टिकल ही। तो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो एलर्जेंस तो हैं, वो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकते हैं, बट वो इनर्ट मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की तो बेसिकली डस्ट के दे आर नॉन डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, तो हमारी बॉडी उसको डिग्रेड नहीं कर सकती, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, तो मतलब उसका जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है वो नहीं हो सकता। तो वो स्पेसिफिक कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते, बट हाँ उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी की जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जैसे अगर आइज़ में गया तो टीयर ग्लैंड्स के थ्रू टीयर्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, नोज में कफ, वो स्नीजिंग, या अगर थ्रोट में एंटर कर रहा है तो कफ, तो ये सारे इनेट रिस्पॉन्सेज तो होंगे, बट कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एंटीजन specificity।
एंटीजन स्पेसिफिसिटी का मतलब है, अब हमें ये तो पता है एंटीबॉडीज़, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो या आपने एक बेसिक इंट्रो पढ़ा हो इम्यूनो का, तो आपको पता है हर एक पैथोजन के अगेंस्ट, हर एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो अलग होती है। हर एक वायरस, बैक्टीरियाज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, लाइकवाइज फॉर वायरस, लाइकवाइज फॉर एनी अदर पैथोजन। तो इसका मतलब है ये जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक है। अगर एक बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन है वो दूसरे बैक्टीरिया से वेरी करेगा। तो ये बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज एंटीजन्स हैव यूनिक साइट्स, एंटीजन हैव यूनिक साइट्स जिनको हम बोलते हैं एपिटोप्स, एंड दीज आर द साइट फ्रॉम वेयर द एंटीजन बाइंड्स विद द एंटीबॉडी। इन्हीं साइट्स को हम एंटीजन डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स। और यहाँ पे मेन जो फ़र्क आता है, अलग अलग एंटीजन्स में जो अलग अलग स्पेसिफिसिटी है या डिफरेंट एपिटोप्स हैं, वो बेसिकली उनके केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से वेरी करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। स्पीशीज स्पेसिफिसिटी, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि कोई भी एंटीजन्स जो स्पेसिफिकली किसी एक स्पीशीज़ में ही प्रेजेंट है, तो द एंटीजन्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड, और हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक स्पीशीज़। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अगर हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप में बात करें, मेन हमारे पास एंटीजन्स हैं ए, बी और ओ। सॉरी, ओ तो कोई एंटीजन नहीं है, तो बेसिकली ए और बी एंटीजन है। तो ये ए और बी एंटीजन जो है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये स्पेसिफिक किस पे है? ये सिर्फ ह्यूमंस पे है। अब इसमें हमें ऑब्वियसली हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगी। कुछ ह्यूमंस के सेल्स पे सिर्फ ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, कुछ में बी है तो बी हो गया, कुछ में दोनों है तो ए बी हो गया, नहीं है तो ओ हो गया। तो और उसके उसके रिस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करेगी। जिनके पास ए एंटीजन है वो ए एंटीजन के लिए नहीं, बट बी एंटीजन के अगेंस्ट उनके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो दैट मीन्स द एंटीजन्स विच आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन सर्टेन स्पीशीज। अब ये जो ए और बी एंटीजन की हम बात करें, ये बेसिकली प्रेजेंट है सिर्फ ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। अगर हम ह्यूमन के अलावा किसी और में जाएंगे, अगर हम डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हॉर्सेज या किसी भी एनिमल या किसी और भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड के एंटीजन्स की बात करेंगे, तो वो वेरी करेंगे। दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पीशीज स्पेसिफिसिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। ऑर्गन specificity. अब as the name suggests, that means the antigens which are found in a specific organ. तो एक कुछ ऐसे antigens जो सिर्फ particular organ में मिलते हैं. So the antigens which are found in particular organs only. ठीक है. अब next आ जाता है हमारा ऑटो स्पेसिफिसिटी. ऑटो स्पेसिफिसिटी, अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉरेननेस। हमने कहा था कि एंटीजन जो होते हैं वो बेसिकली फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर केपेबल ऑफ इवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन मान लो अगर कभी कभी हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ही, मतलब हमारे खुद के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कोई एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दे, ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं और वो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही हैं? हमारे सेल्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और इस टाइप के एंटीजन्स को हम बोलते हैं ऑटो एंटीजन्स। सो ऑटो एंटीजन्स आर द एंटीजन्स दैट आर present on cells or tissues and can evoke an immune response. Such antigens are called auto antigens and such conditions are known as autoimmune responses। और इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है, अब हमारी बॉडी के कुछ सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर रहे हैं और उस केस में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उन्हें हम बोलेंगे ऑटो एंटीबॉडीज़। द नेक्स्ट थिंग इज जेनेटिक
फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है अब हर जो स्पीशीज़ है वो सेम वे में रिस्पॉन्ड नहीं करता। कईयों को अब जैसे सपोज़ करो 2 ऑर्गेनिज़म है, दोनों को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? 2 ह्यूमन्स हैं, 2 बच्चे हैं, एक क्लास में दोनों को इन्फेक्शन हुआ। बट ऐसा होता है ना, हमें देखने के लिए मिलता है कि कभी सपोज़ करो कोई एक बच्चा था, उसको दूसरे बच्चे से बहुत जल्दी कोल्ड या फीवर कैच कर गया, ठीक है? लेकिन जो दूसरा बच्चा था, जो कोई और बच्चा था, उसको इतनी जल्दी नहीं हुआ। मतलब कि जो उनका इम्यून पावर है, वो दोनों का अलग-अलग है कि कोई जो है वो थोड़ा-सा भी एंटीजन अगर बॉडी में फॉरेन एंटीजन अगर एंटर कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में बहुत हाई डिग्री ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। वेयर एज़ ऑन द अदर साइड जिसकी इम्यून रिस्पॉन्स जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी बीमार नहीं हो रहा, उसको बहुत जल्दी कोल्ड का फीवर वगैरह नहीं हो रहा। उसकी बॉडी में भी फॉरेन माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं क्योंकि एयर में ही है, बट स्टिल उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है, या हम कहेंगे जनरेट हो भी रहा है तो वो ईजिली उसको फाइट ऑफ कर पा रहे हैं। तो ये जो रीज़न है वो किसकी वजह से है? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। सो ड्यू टू द difference in जेनेटिक मेकअप मतलब कि डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट स्पीशीज रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू पर्टिकुलर एंटीजन। तो कईयों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा जनरेट होगा और कईयों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम जनरेट होगा, ठीक है? और अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज। अब इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा या कम ना, ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा ये एज पे डिपेंड करता है। जनरली द पीपल हु आर बिटवीन 13 to 60 ईयर्स, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब तो इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ये दे हैव हाई एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और ये जल्दी बीमार नहीं होते, ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, जैसे 10 साल या उससे छोटे बच्चे या 60-65 ईयर्स से ज़्यादा जो लोग होते हैं, उनकी जो इम्यूनोजेनिक पावर होती है वो कम होती है। सो द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द एज ऑफ 13 to 60 कैन जनरेट हाई immune response, whereas the children and old age group have low immune power, ठीक है जी। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कोई जल्दी बीमार हो रहा है, कोई कम बीमार हो रहा है, कोई देर से बीमार हो रहा है, कोई ईजिली बीमार नहीं होता। ये डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर्स पे, एज पे। उसके अलावा ये डिपेंड करता है डोज ऑफ एंटीजन पे। डोज ऑफ एंटीजन, जितने ज़्यादा फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस एंटर करें ऑब्वियसली उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो। सो डोज ऑफ एंटीजन में क्या है, द अमाउंट ऑफ एंटीजन एक्सपोजर डिटरमाइंस द इम्यून रिस्पॉन्स। दैट मीन्स हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा एंटीजन एक्सपोजर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। वेयरएज अगर कम एंटीजन एंटर हो रहे हैं तो कम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, कम इन्फेक्शन, कम डिजीज़ हो रहा है। बट एक्सट्रीमली लो एंटीजन एक्सपोजर विल नॉट कॉज एनी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन एंटर हो रहे हैं उनका अमाउंट इतना ज़्यादा कम है कि उसकी वजह से कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हो रहा। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हाँ, अब हम लोग मास्क लगा रहे हैं या हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया वायरस वगैरह कम एंटर कर रहे हैं, वो एंटर तो कर रहे हैं बट क्योंकि वो कम एंटर कर रहे हैं तो हम बीमार नहीं हो रहे। बट इस चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है? इस चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ है वैक्सीनेशन के बनने में। क्योंकि जब भी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं तो उस वैक्सीन के अंदर कितने किल्ड या अटेनुएटेड एंटीजेंस होने चाहिए, उसका टाइटर डिसाइड करना है कि कम से कम ऑप्टिमल रिस्पॉन्स के लिए, एक मिनिमम रिस्पॉन्स के लिए जितने एंटीजन ज़रूरी है उतनी डोसेज तो इंजेक्ट होनी चाहिए। अगर किसी वैक्सीन के अंदर इतने कम एंटीजन हैं कि वो वैक्सीन लगाने के बाद भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही ना हो, तो उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हुआ, एंटीबॉडीज़ फॉर्म ही नहीं हुई। सो डोज ऑफ एंटीजन डिटरमाइन करता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। द नेक्स्ट थिंग विच डिसाइड्स द इम्यून रिस्पॉन्स इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा जा रहा है वो किस रूट से करा जा रहा है। जनरली 2 रूट्स होते हैं, या तो इंट्रावेनसली मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं किसी भी इंजेक्शन को या वैक्सीन को, या फिर सबक्यूटेनियसली और या फिर इंट्राडर्मली मतलब कि हमारी स्किन के अंदर, हमारे सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर इंजेक्ट करना। जो सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जब किसी एंटीजन को इंजेक्ट करा जाता है ना, तो दैट इज़ अ बेटर वे, क्योंकि वहाँ पे जो एंटीजन है वो सीधा जा रहे हैं हमारे लोकल लिम्फ नोड्स में।
और लोकल लिम्फ नोड्स में जाने की वजह से वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। वेयर एज जो इंट्रावेनसली एंटर हो रहे हैं वो पहले स्प्लीन में जाएंगे, स्प्लीन के अंदर वो उन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल टी सेल्स वगैरह को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उसके बाद वो सेल सर्कुलेशन में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो अगर इंट्रावेनसली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अगर एंटीजन इंजेक्ट करा जाता है तो उस केस में जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा। The last thing is adjuvants. So adjuvants are some molecules विच आर नॉट इम्यूनोजेनिक। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोजेनिक नहीं है, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर उन्हें एंटर करा जाए, एडमिनिस्टर करा जाए, तो दे विल नॉट इवोक, दे विल नॉट एलिसिट एनी इम्यून रिस्पॉन्स, बट उनको कुछ किसी डिफरेंट सब्सटेंस के साथ कंबाइन करा जाता है ताकि वो इम्यूनोजेनिक बन जाए। सम मॉलिक्यूल्स आर नॉट इम्यूनोजेनिक बट व्हेन इंजेक्टेड विद एडिशनल सब्सटेंस दे इन्हांस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस जो इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजुवेंट्स। इसके एग्जाम्पल हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आप कभी भी एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स अगर आप देखोगे तो वो उसके ऊपर अगर आप उसका कॉम्पोजिशन पढ़ोगे तो एंटीबायोटिक के साथ उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, कईयों के अंदर पोटेशियम क्लैवोनेट होता है। तो दीज आर द एडजुवेंट्स। ये क्या कहते हैं, जो उस एंटीबायोटिक की जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसकी जो इम्यूनोजेनिक पावर थी उसको इंक्रीज करते हैं। अब आपको एडजुवेंट और हैप्टेन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज हैप्टेन्स वो मॉलिक्यूल, वो एंटीजन हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 8 किलो डाल्टन है, जिसकी वजह से वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहे। वेयर एज एडजुवेंट जो है वो उन मॉलिक्यूल्स को इम्यूनोजेनिक बना रहे हैं जो इम्यूनोजेनिक नहीं है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, हमें इसको कन्फ्यूज नहीं करना। विद दिस वी आर डन विद द बेसिक ओवरव्यू ऑफ एंटीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।